अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब बर्बाद हो गया? टाइम ऐसा आया कि कई बार मैंने सोचा कि सुसाइड कर लूँ। सुसाइड करने की भी कोशिश करी। तो जब आपने छोड़ा जिम तब कितना कर्जा था तब? मैंने उसको बोला कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरा मन कर रहा है कि कहीं भाग जाओ। तो लाइफ लेसन क्या सीखा आपने? दोस्ती के लिए भी, घर वालों की तरफ से भी, वैसे क्या सीखा आपने? यही है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। पैसा है तो सब कुछ है। दोस्त, प्यार, घर वाले, रिश्तेदार, सब कुछ पैसे के ऊपर है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल कहानी है। और जब ये पूरी स्टोरी और जब ये पूरी वारदात को मैं सुन रहा था तो मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कौन अपना होता है और कैसे अपने काम आते हैं आपके बुरे वक्त में, वो बुरा वक्त ही आपको बताता है कि कौन अपना है। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो अपनी पूरी लाइफ जो अभी तक उन्होंने जितनी भी जी है उन सबका स्ट्रगल के साथ में कैसे फेस करा है उन्होंने। और जब कहीं ना कहीं आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लूप फॉल्स भी होते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको ताने मारते हैं। अगर उस टाइम पे अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उस टाइम पे वो आपको मतलब जीना हराम कर देते हैं कि नहीं, आपका जो होना है होता जाए, पैसे आप में वापस चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका बुरा समय आता है तब सिर्फ एक इंसान होता है जो आपके साथ खड़ा होता है, वो आप खुद, क्योंकि जिस पे जो बीतती है उसी को पता होता है कि क्या चल रहा है। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक यही स्टोरी है, जो एक टाइम था जो बहुत बुरा समय था। वो बाहर भी गए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में फंसे, बहुत सारी चीज़ों में ख़राब सिचुएशन से जूझे, बहुत सारे पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों की गलत गलत बातें सुनी। लेकिन आज वो बहुत स्टेबल हैं, आज सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे पुराने से बेटर हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, एथलीट है वो। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो जर्नी जिस तरीके से स्टार्ट करी जिम ट्रेनर के रूप में, सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उनको बुलाऊंगा अपने गेस्ट के रूप में और मैं चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट में वो आगे की जर्नी के बारे में खुद अपने मुंह से बताएं। सो लेट्स इनवाइट एजाज आलम जी उफ सुल्तान। सो कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ। सर कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। और अच्छा फील भी हो रहा है मेरे को। देखो अब तो आपको मोटिवेट रहना बुरे बुरे दिन गए अब अब तो अच्छे दिन है। अच्छे दिन आ अब तो अच्छे दिन, अब तो और अच्छे दिन आने हैं। बेशक। तो सुल्तान नाम कैसे पड़ा? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे। सुल्तान नाम सर, क्योंकि मैं जब जिम स्टार्ट किया था तो शुरू शुरू में कुछ भी नहीं था, हर कोई कुछ नहीं होता है। फिर धीरे धीरे मेरी फिजिक्स अच्छी होने लगी और मेरा एक फ्रेंड था तो उसने बोला कि सुल्तान नाम रख तो ठीक अपना। तो जिम में मेरे को सब सुल्तान के नाम से जानने लगे, सुल्तान बोलने लग गए। तो उसकी उस हिसाब से फिजिक्स भी मेरी बहुत अच्छी थी, फिटनेस भी मैंने मेंटेन करके रखा था। तो हर कोई मेरे को सुल्तान, और सुल्तान मूवी आई तो और ज़्यादा। तो स्टोरी पे चलते हैं, शुरू से सुनते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? एथलीट थे आप, सब कुछ बेटर चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब बर्बाद हो गया? एक्चुअली जब मैं जिम स्टार्ट किया, जिम लाइन में आया था, तो मैं एज अ ट्रेनर था। अपने जहाँ पे मैं रहता था उसी जगह पे एज अ ट्रेनर था एक। तो वहाँ पे मैं लीज पे लेके जिम में ट्रेनिंग करता था और ट्रेनिंग देता था सबको। तो मेरे से लोग कनेक्ट थे, बहुत सारे कनेक्ट थे। और मैं कंपटीशन वगैरह भी खेला हूँ, एमच्योर ओलंपिया लेवल पे भी मैं पार्टिसिपेट कर रखा हूँ, टॉप 10 तक आया हूँ मैं। और मिस्टर एशिया गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और मिस्टर दिल्ली भी रह चुका हूँ। तो बहुत सारे छोटे लेवल के मैंने कंपटीशन खेले, छोटे से लेके मैं नेशनल लेवल तक का कंपटीशन प्ले किया हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं जिम में ट्रेनर था तो मेरे को एक फ्रेंड मिलता है, वो मुझे बोलता है, सजेस्ट करता है कि यार जब तू यहाँ पे इतना मेहनत कर रहा है और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तेरे से, तो क्यों ना अपना जिम खोले और वहाँ पे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अपना अपना ही होता है। मैं कहा चलो कोई नहीं। बट वहाँ पे वो मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, वहाँ पे मैं कंपटीशन भी खेलता था और टाइम भी मेरे को फ्री मिलता था और बहुत सारे लोग कनेक्ट भी थे मेरे से। फिर मैंने जिम स्टार्ट किया अपना पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में जिम स्टार्ट किया, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट 15-16 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, जो कि कुछ पैसे मैंने अपने जेब से लगाए जो मेरे पास सेविंग पड़ी हुई थी, और कुछ मैंने प्राइवेट फाइनेंस से ले लिया। प्राइवेट फाइनेंस होते हैं जो ब्याज वगैरह पे देते हैं, उनसे मैंने ले लिया। तो अच्छा चलता रहा। समथिंग बोले तो नॉन प्रॉफिटेबल काम किया मैंने, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था।
तो मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता रहा उसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हर चीज़ मेंटेनेंस होता है, 1 साल के बाद उस जिम के अंदर मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है मशीनरी से लेकर इंटीरियर हर चीज़ में। बच्चे जुड़े हुए थे मेरे से और अच्छे थे, समथिंग 150-200 लोग आते थे मेरे जिम में। धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो मेरे को बर्डन पड़ता गया क्योंकि प्रॉफिट कुछ नहीं हो पा रहा था मेरा। सारा प्रॉफिट तो जो भी होता था वो तो कर्जे में चला जाता था, और फिर और अलग से लेना पड़ गया मेरे को। मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम और देते हैं, हो जाएगा सही। लेकिन कुछ हुआ नहीं। पार्टनर को भी मैंने बोला यार मेरे को कुछ हो नहीं रहा है यहाँ से, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। टाइम देता रहा, मेहनत मैं पूरा करता था अपनी तरफ से, 100% देता था। सुबह 5 बजे उठ के जिम खोलो, जिम जाओ, फिर घर पे आओ रेस्ट करो, फिर जिम जाओ, 10-11 बजे तक रात में आओ। तो अपना 100% देता था मैं उसमें, बट क्या हुआ, नहीं हो पाया कुछ। धीरे धीरे और ज़्यादा प्रेशर होने लगा, डेबिट हो, कर्जा चढ़ता ही गया मेरे ऊपर। तो मैंने लास्ट में बोला कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंस गया था मैं। तो जब आपने छोड़ा जिम तब कितना कर्जा था तब टाइम उस टाइम पे? 10 लाख, हम्म 10 लाख समथिंग कर्जा हो गया था मेरे पे। तो मैंने लास्ट में मैं क्या किया, मैं एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको बोला कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरा मन कर रहा है कि कहीं भाग जाओ, ठीक है, मेरे से नहीं हो पा रहा यार, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। मैंने उस टाइम बहुत हर किसी को बोला कि भाई मेरे को थोड़े बहुत पैसे दे दो, 2 लाख दे दो, लाख रुपए दे दो, ताकि मैं कर्जों वालों को दे दूँ और थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करूँ, मैं तुम्हें देता रहूँगा पैसे। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया सपोर्ट। लास्ट में मैं क्या किया, मैं चला गया। तो बाद में 2 दिन बाद गया, जिम वम क्लोज व्लोज करवा दिया। जिम वम क्लोज होने के बाद फिर मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि मेरे साथ क्या हो गया। एक उस लेवल का बंदा और फिर एकदम से डाउन आ जाए। बाइक भी बेच दी मैंने, कार थी कार भी बेच दी, फ़ोन तक सब कुछ बेच बाग दिया मैंने। फिर मैं डिप्रेस होने लगा कि अब क्या करूँगा मैं, क्या था क्या हो गया, नाम भी ख़राब हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है, लोग मजाक उड़ाने लगे। हम्म फिर भाई टाइम ऐसा आया कि कई बार मैंने सोचा कि सुसाइड कर लूँ, सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मैं अपने मम्मी पापा का फेस देख के मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता था। मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं। मेरे को ना उस टाइम पे जब मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, तो मेरे को उस टाइम पे किसी का सपोर्ट चाहिए था। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को सहारा की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे चाहिए था, ज़रूरी नहीं कि मेरे को पैसे से ही सपोर्ट करे, बट मेरे पीछे कोई खड़ा होता ना, कोई सपोर्ट होता कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्टार्ट कर जैसे अब कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगर मेरे को होता ना तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब नहीं होती, हेल्थ मेरा ठीक रहता। तो मेरा एक कज़न ब्रदर है, उसने बोला कि ये काम करो, चाइना चले जाओ, मेरी एक एजेंट है, उससे बात करता हूँ मैं, आप चले जाओ चाइना, वहाँ पे तो सब कुछ उन्होंने करवा के दिया मेरे को। मैं चाइना गया, चाइना पे 6 महीने तक वहाँ पे काम सीखने में लग गया मेरे बहुत टाइम, आईटी फील्ड में, सेल्स में। देन उसके बाद जब मैं काम सीख गया तो धीरे धीरे ना तबीयत ख़राब सी होने लगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ना तो खाना मिल पाता था, प्रॉपर डाइट वगैरह जो मेरी रोज़ की डाइट होती थी उस टाइप का नहीं मिल पाता था मेरे को कुछ भी। फिर क्या होता है, बीमार पे बीमार पड़ने लगा। जो वहाँ का ओनर था, कंपनी का बॉस, वो भी बोलने लगा यार ये क्या है, ये हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है, हर महीने बीमार पड़ जाता है, इसको बोलो काम करना है तो करे, नहीं तो फिर चले जाए यहाँ से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तबीयत ख़राब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन करवाया, हर हफ्ते वहाँ पे जाता था तो 20,000-25,000 रुपये मेरा मेडिसिन में लग जाता था, ठीक है। हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना ही पड़ जाता था, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। बीमार पड़ता, बुखार होता था, खांसी होती थी, वो क्या करते थे ड्रिप चढ़ा देते थे, ठीक हो जाता था, फिर वही होने लगता था। धीरे धीरे कंटिन्यू 6-7 महीने ऐसे ही चला। बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वेट लॉस हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। कहाँ मैं 75 kg का बंदा, कहाँ मैं 38 पे आ गया था, इतना ज़्यादा डाउन हो गया। ब्लडिंग आने लगी मुँह से। फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि अब ना इंडिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बेटर है आप इंडिया चले जाओ। मैं पूछा भी क्यों, कह रहा बस आप चले जाओ। उन्होंने बताया नहीं ओपनली। कंडीशन ऐसा हो गया था उस वीक में, मैं खाना पीना सब छोड़ दिया था,
3 दिन हो गए थे, मैं बिना खाए पिए मैं इंडिया आया वापस। इंडिया आया, इंडिया आने के बाद घर पे मैं बेहोश हो गया था, रोने लग गए सब, हर कोई। और मज़े की बात पता है, कंपनी वाला यूँ कह रहा था कि आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, आप जा नहीं सकते, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जो टर्म एंड कंडीशन होती है कंपनी की। तो उस टाइम पे भी मैं किससे मांगूं, हर किसी से मांगने की कोशिश किया, कोई नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। हर किसी को लगता था यार ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, पैसों से लेके भाग गया है, ये वो कौन सपोर्ट करेगा। तो मैंने अपने भाई को लास्ट में रोते हुए बोला कि भाई ऐसे ऐसी की बात है ये वो। तो कुछ कंपनी में सपोर्ट किया, कंपनी में जो मेरे दोस्त यार थे वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया, और कुछ भाई ने पैसे दिए। तो फिर मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, तो डॉक्टर बोलता है चेकअप वगैरह करवाओ। सारी चेकअप वगैरह करवाता हूँ तो फिर डॉक्टर बोलता है टीबी हो गया इसको, टीबी हो गया इसको, और ठीक है। तो अब मेडिसिन उन्होंने बोला कि मेडिसिन का कंडीशन ये है कि 6 महीने, आपको 6 महीने से 9 महीने तक चलाना पड़ेगा मेडिसिन। उस बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते, काम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, घर पे रहना पड़ेगा बेड रेस्ट में, प्रॉपर प्रॉपर डाइट को फोकस करना है। तो उस टाइम पे बेड रेस्ट पे था, तो मेरे को तो भाई प्रेशर था कि वह जो कर्जा भी देना है, हर किसी को कर्जे वाले को पैसे भी देने, रिटर्न करने। मेरा ये था शुरू से ही मोटिव था, नहीं पैसे लिए तो पैसे देने हैं, ठीक है, उनके भी मेहनत के पैसे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो और मैं दूंगा सबको पैसे। तो इस बीच में एक बंदा था, वो मेरे को बहुत परेशान करता था, घर पे भी आ जाता था कई बार। प्राइवेट बैंक वाला था या ब्याज पे ऐसे दिया? ब्याज पे जो प्राइवेट फाइनेंस होता है ना, 5% 10% पे जो देते हैं, तो उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को। घर पे भी आ जाते थे, गाली भी बकता था, मारने की भी कई बार धमकी दी उन्होंने कि मैं तेरे ऊपर अगर 50,000 रुपये लगा रखा हूँ तो मैं 1.5 लाख रुपये और लगा दूंगा, चाकू लगवा दूंगा, गोली चलवा दूंगा। मैं उनको ये बोलता था कि भाई मेरे को ठीक हो जाने दो, मैं ना आपको रिटर्न करूँगा, ठीक है, आप थोड़ा सा सब्र रखो बस। वो कहता था भाई हमें मतलब नहीं है, चाहे मर जाओ चाहे जिंदा रहे, भाई हमें पैसे से मतलब है, हमें पैसा चाहिए, पैसा दिया पैसा। ठीक है, फिर मारने पीटने से, गाली कुछ करने से कुछ नहीं होगा, पैसा दिया पैसा मिलेगा आपको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, मैं दूंगा, सबको पैसे दूंगा, हर किसी को लौटाऊंगा। उस बीच में मेरा रिलेशनशिप भी बोले तो ऐसे ही चलता था, टॉक्सिक वाला तो लड़का। उन्होंने सपोर्ट नहीं करा उस टाइम पे? कोई सपोर्ट नहीं, इवन उल्टा मैं ही कभी ये कभी वो। तो मैंने भी हाथ जोड़ लिया था, नहीं यार मेरे को अभी निकलना है इन सब चीज़ से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया था, मैं क्या करता। मैंने बोला ठीक है तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर, मेरे बस की नहीं है। फिर मैं इंडिया इंडिया आता हूँ, फिर वही दवाई वगैरह चलता है। जब बहुत परेशान रहता था, घर पे पड़ा रहता था, घर पे भी खाना भी खाओ तो डॉक्टर ने बोला था खाना पीना बिल्कुल स्ट्रोंग रखना, और खाना भी ऐसा लगता था कि यार क्या खा रहा हूँ मैं। पानी भी पियो तो लगता था खून सा है, क्योंकि एक तो कर्जे वालों का कॉल आना, परेशान करना, हर चीज़ ऊपर से, फिर डिप्रेशन। मैं ना एक तरफ से अपनी बीमारी से ठीक हो रहा था तो अंदर से बीमार पड़ रहा था। तो मेरा फ्रेंड है एक नवाब, ठीक है, उसकी बाइक की दुकान है जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में, गेट पे ही है। तो वो बंदा रोज़ का ये समझो कि 1500 2000 रुपये कमाता है, 1000 1500 रुपये कमाता होगा, ठीक है। उस बंदे ने मेरे को देखा, फील किया, उसने बोला नहीं यार इसको घर से बाहर निकालना ज़रूरी है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, माइंड फ्रेश होगा, चीज़ को समझेगा तो जल्दी ठीक होगा। उसने मेरे को बाहर ले जाना स्टार्ट किया, हम घूमने फिरने लगे, खाने पीने लगे। मेरे पास 1 रुपये नहीं होता था उस टाइम पे, सिंगल रुपीज़ भी नहीं। 10 10 रुपये के लिए मैं परेशान होता था कि मैं, चलो भाई 20 रुपये भी आ जाए तो मैं ना अंडे खा लूँ या कुछ डाइट वगैरह में जूस वगैरह ले लूँ। तो इस बंदे ने मेरे को समझा, हर चीज़ किया, मेरे को बाहर ले जाना स्टार्ट किया, घुमाना फिराने लगा, और मेरे को हर चीज़ खिलाता पिलाता था, कहता था कि तू बस ठीक हो जा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा उसने, कि ये बोला कि तू बस ठीक हो जा, कोई बात नहीं, कर्जा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के लाइफ में आता है, फिर से रीस्टार्ट कर लाइफ को। तो सोचने वाली बात है कि उस बंदे ने रोज़ के मेरे ऊपर 400 500 रुपये खर्च कर देता था, ठीक है। जो बंदा 1500 1000 रुपये कमाता है, वो बंदा इतना खर्च कर देता था मेरे ऊपर। सोचने वाले, वो मेरे लिए फरिश्ता ही समझो। और इस बीच में बहुत सारे दोस्त भी आए, तो मैंने रील एक डाला था इंस्टाग्राम पे, वो वायरल हो गई रील, ठीक है, हॉस्पिटल वाली, पहले की और अब की डाली मैंने। लोग ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डालते हैं, मैं वो अपोजिट डाल दिया था
रैंडमली मैं एक दिन हॉस्पिटल गया तो बारिश का टाइम हो रहा था, मैंने मास्क वगैरह लगा रखा था, तो एक लड़के ने वीडियो बना ली तो एडिट करके उसने पोस्ट कर दिया, तो 4-5 मिलियन पहुंच गई व्यू। अब हर किसी का फिर फ़ोन मैसेज आने लगा, हर कोई जानने लग गया मेरे को। तो इस बीच में बहुत सारे जो मेरे को पहले गाली गलौज बकते थे वो उन लोगों ने कॉल किया, फिर बातचीत की। तो इस बीच में मेरे को 2-3 लोग अच्छे भी मिले। एक तो गोवा में रहते समीर भाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और फिर एक यूएई में रहते हैं एक साजिद नाम करके, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। क्या है भाई, अब तुम ना रीस्टार्ट करो लाइफ को, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करो, फिर से जिम जाओ, ठीक है। रोहित भाई जो मेरा कोच है, उनसे मैंने बोला रोहित भैया यार सब कुछ ख़त्म हो गया ये वो, कह रहा कोई बात नहीं, बुरा टाइम था टल गया, ठीक है, जो होना तो हो गया, अब फिर से स्टार्ट कर, फिर से अपने आप को दिखा कि तू वही सुल्तान है, और अब मज़ा आएगा लाइफ के अंदर। एक टाइम होता है ना जो बुरे वक्त में इंसान सीखता है और किसी का फेस देखता है। तो रोहित भाई ने भी बोला तेरी जिम में तू जा जिम कर और फिर से स्टार्ट कर। हाँ, तो जिम में जब गया ना, तो जब मेरे को बहुत सुकून मिला। जिम एक ऐसा प्लेस है कि वहाँ पे पीसफुल है, सुकून मिला। फिर मैंने लास्ट फरवरी एंड में मैंने अपने भैया एक, उनको मैंने बोला कि भैया कुछ काम वगैरह कुछ, मैंने नवाब को बोला था कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे अब कुछ करना है, मुझे ये नहीं पता मैं क्या करूँगा, चाहे कुछ भी काम मिल जाए मेरे को करना है, ठीक है, चाहे ब्लैंकेट में मिल जाए, चाहे पोर्टर में मिल जाए, किसी भी चीज़ में मिल जाए या कहीं भी हो, क्योंकि जिम लाइन में तो मैं अभी जा नहीं सकता। तो उस टाइम कंडीशन मेरी इतनी ख़राब हो रखी थी, 38 केजी से 42 केजी तक हो गया था। अभी जो मेरा वेट है 57 केजी। तो फिर मैंने बोला नहीं यार कुछ करना है, क्योंकि यार पैसे देने हैं लोगों के। तो फिर वही है, मैंने बात किया, बहन ने बोला ठीक है आओ काम पे। तो मैं काम पे गया, तो फिर वहाँ पे काम स्टार्ट किया ई कॉमर्स का, अभी मैं B2B कर रहा हूँ, ठीक है। जिम भी स्टार्ट किया, फिर लोगों जानने लगे मेरे को और सपोर्ट भी करें बहुत से लोगों ने। तो अभी फिर ठीक है, अभी सही चल रही है लाइफ। मैं सोच रहा हूँ अभी अच्छे से फिर से ट्रैक पे आ जाए, लेकिन पहले से अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाइफ के अंदर। अब पता चल गया ना कि कहीं ना कहीं हाँ। मुश्किलों से अब जितने, अब इससे बुरा क्या ही होगा, सही बात। इतना बुरा होना था हो गया, वो हो गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा। क्या होगा, अब कुछ है ही नहीं खोने को, बस पाने को है अब सब वही कुछ। वही, तो एक ईंट भी आई है पूरी दीवार में, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ईंट है अब। हाँ। तो एक दो चीज़ें मैं आपसे और चीज़ पूछूंगा कि जो दोस्ती होती है उस टाइम पे, क्या सच्ची नवाब मिले आपको, माना मैंने, क्या दोस्ती के साइड इफेक्ट्स भी थे? कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस टाइम पे आपको लगा था कि ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ था, बहुत से लोग थे कि नहीं यार, पहले मैं जब घूमने फिरने कहीं जाता था ना, तो बहुत सारे लोग साथ में घूमते फिरते थे, एक टीम बना हुआ था। बट जब मेरा बुरा टाइम आया ना, तो सब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, सब इवन गाली बकना स्टार्ट कर दिया। और जिसके मैंने सिंगल 10 रुपये भी नहीं लिए हुए हैं ना, वो भी मेरे पीठ पीछे कहता था यार इजाज़ ने तो मेरा भी पैसा लेके भागा हुआ है। हर कोई बोलने लग गया था, ठीक है। जिसको मैं साथ में उठाता बैठाता था, खिलाता पिलाता, वो तक मेरे घर पे भी आ जाता था कई बार, बोलने लगता था मेरे पापा को कि मेरे 5,000 लेके चले गए, 10,000 लेके चले गए, जबकि कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो लाइफ लेसन क्या सीखा आपने, दोस्ती के लिए भी, घर वालों की तरफ से भी, वैसे क्या सीखा आपने? यही है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। पैसा है तो सब कुछ है, दोस्त प्यार घर वाले रिश्तेदार सब कुछ पैसे के ऊपर है। तो ये जिसको जो करना होता है वो तो कर ही लेता है। हाँ, कर्मा मिलता है ना, फिर वही आप बात। वहीं रह जाते हो फिर 3 4 5 के बीच में। हाँ, अगर आप चालाकी करोगे तो बस जिंदगी भर चालाकी में ही रह जाओगे। आपको किसी दिन ऐसा कर्म मिलेगा कि फिर आप दर दर भटकते एंड रहोगे। तक भी वो फिर रियल नहीं मिलता है, हम्म। आप किसी को बुरा करते हो तो अभी ठीक है, अभी सब कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से ठीक हो जाए, और पहले से बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ के अंदर। अभी 2-3 दोस्त है मेरे साथ है जो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अभी वो पीछे एजाज भी आया हुआ है जो बैठा हुआ हाँ है, हाँ। तो उसने भी बहुत। तो वो दोस्त आए पीछे बाद में, जब आपको जो गाली दे रहे थे, जो पैसे मांगने घर चले गए थे, वो आए बाद में बाद आपके पास? मैंने उनको बोला था, तो मैं बेसिकली ये सारी चीज़ हर किसी को शेयर नहीं करता था। मैं, मेरा एक नवाब फ्रेंड है, उसी को मैं शेयर करता था, उसी को बोलता था। कहता है यार क्या करें, पैसा ले रखा है, गलती तो अब हमारी है ना, अब क्या करें, देना तो है ही पैसा। फिर भी उन लोगों ने बातचीत किया होगा, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। अभी सब ठीक है, अभी सबको रियलाइज़ हो गया है, सब जानता है कि हाँ दे देगा पैसा, टाइम टू टाइम दे देगा। वही है, मैंने अभी कितना बचा है?
अभी 4 लाख समथिंग 6 लाख उतार दिया आपने, बहुत सही चीज़ है ये, 4-5 लाख बचे और बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी हो जाए ख़त्म। अभी मैं फिटनेस लाइन में हूँ और तो बहुत से लोगों ने बोला कि तो ऐसी नेगेटिव वीडियो मत डाल, अच्छा नहीं लगता। और बहुत से लोगों ने कमेंट इतने कर रखा है कि स्टोरेड ले रखा है, स्टोरेड से हुआ है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कहना चाहोगे अपने हेटर्स के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिन्होंने उस टाइम किया या आज कर रहे हैं? क्या ही बोलूँ कि हर किसी के लाइफ में ना एक बुरा टाइम आता है, ठीक है, बट उसको बुरा टाइम में समझने वाला बंदा होना चाहिए, कोई जो समझे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही, ऐसे भी सपोर्ट करो, ठीक है। नवाब भाई के लिए कुछ कहना चाहोगे? कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप पैसे तो नहीं बता पाते कैमरे में, बोल दो। नहीं, उसका और मेरा बॉन्डिंग बहुत है, मतलब बचपन टाइप से है। जब मैं कुछ नहीं था ना, जब भी वो मेरे साथ था, और जब मैं बन गया था, जब थोड़ा बहुत नहीं वो बन पाती थी हमारी और उसकी, फिर मैं जब कुछ नहीं हूँ, जब भी वो मेरे साथ है। तो जब कुछ बन जाओगे, बहुत बड़े लेवल पे आ जाओगे, तो हाँ, क्या नवाब नहीं, को अब तो मैं उसको हमेशा अपने साथ रखने की, भाई वो बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो ऐसा होता है ना एजाज भाई कि जिसके साथ 5-5 रुपए की लड़ाई देखी हो, और जब बढ़िया 1 करोड़ कमा रहे हो तब भी मतलब साथ में वही हो, कहाँ आ गए हम। हाँ, तो वो भी एक फर्क पड़ता है उससे। वो मेरे लिए बहुत अच्छा बंदा है। वो है इजाज है, और 2-3 बंदे और हैं, बहुत पीछे है मेरे साथ खड़े, अपने ऐसा सपोर्ट में है। भाई के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया जब आपने रोते रोते उन्हें कॉल किया? तो भाई देखो, अपने तो अपने ही होते हैं, ठीक है। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, काश मैं इसको उस टाइम पे सपोर्ट कर देता तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। जब मेरा चीज़ ख़राब हो रहा था ना, जब मैंने भाई को बोला था कि भैया ऐसे ऐसे कि सीन शॉट हो रहा है मेरे साथ, तो उस टाइम पे बोला कि यार मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, ये वो। तो वो चीज़ समझ में आ रही है कि काश मैं इसको पहले सपोर्ट कर देता ना, तो आज इतनी सारी चीज़ें इसके लाइफ में नहीं होता, कुछ भी, सब कुछ ठीक चल रहा होता। तो अब समझ में आ रहा है फैमिली को भी और हर किसी को भी समझ में आ रहा है। पहले तो ये था कि कुछ भी नहीं, और शुरू से मैं अपने दम पे ही हर चीज़ किया हूँ, शुरू से लेकर अब तक, ठीक है। आने वाले 5 साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या करना चाहते हो आप, तो क्या करना चाहोगे? मैं आने वाले 5 साल, जो मेरा पास्ट था उसको तो मैं भूल चुका हूँ, छोड़ो हटाओ, जो होना तो हो गया। अब मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ, ठीक है, कि अभी फिर से मैं फिटनेस लाइन में आ रहा हूँ, जिम लाइन में एक अच्छा सा कंपटीशन खेलना है, ठीक है, अच्छे लेवल पे जाना है, हर कोई जाने मेरे को, ठीक है। और बस यही है कि मेहनत करो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है ना, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपका हेल्थ ओके है तो आप कुछ भी कर लोगे, सही बात है। हेल्पर कर लोगे, लेबरिंग कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, पैसे कमा लोगे। अगर हेल्थ से अगर आप डाउन हो गए ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ आखिर में हमारे जितने भी दर्शक सुनते हुए यहाँ तक पॉडकास्ट वाले हैं, कोई एक मैसेज अगर देना चाहो अपनी, जितनी भी जर्नी आपने जी है, अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही ज़िंदगी जी है, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन जितनी भी आपने जी है उससे एक निचोड़ क्या देना चाहोगे, एक मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि देखो, आप ना मेहनत करते रहो और किसी पे भरोसा मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान के मानते हो ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करो, बिलीव रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बुरे टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता। आप ये सोचोगे कि आपका अच्छा टाइम है, आज आज मेरे साथ ये खड़ा है, वो खड़ा है, जब आपका बुरा टाइम आएगा ना, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और जब बुरा टाइम टल जाएगा तो फ़ोन करेगा, पूछेगा कि भाई कहाँ हैं, आज यहाँ चल रहे हैं पार्टी में, वहाँ चल रहे हैं, और तूने बताया क्यों नहीं, तेरे साथ ये सब चीज़ हो गया। ऐसे भी बोलते लोग, मैं तुमने पूछा नहीं वैसे। पूछो नहीं मेरे से यार, तू बताता तो सही। और बहुत सारे लोग मिलेंगे भी आपको जो ज्ञान देंगे, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान देंगे कि क्या ही बोलूँ। भाई बुरे टाइम में ना ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को, सही बात है। ठीक है। सपोर्ट की बढ़ती है या फिर कंधे से या फिर मदद से। हाँ। सही बात है। तो उस टाइम पे वो ये ना, डूबते हुए को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो सहारा बनो। सी सही बात है। ऊपर मैं चाहता हूँ कि अब ना मैं कुछ भी करूँ तो मेरे को ऊपर वाला इतना दे कि मैं किसी को सपोर्ट कर सकूँ, किसी की मदद कर सकूँ। सही बात है। जब कोई आपकी तरह कोई आपको मिले हाँ, तो आप उसके साथ नवाब बनकर खड़े हो सकते हाँ, मैं ना, बस मेरा अब मोटिव ये है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, कितना भी पैसा आ जाए मेरे पास, तो मैं हर किसी की मदद करूँ। कि मैं ना अपने बुरे टाइम में देखा है, फील किया है कि कोई किसी का नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि किसी का भी बुरा टाइम आए ना, तो उस टाइम पे मैं सपोर्ट खड़ा रहूँ हमेशा।
तो दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जितना अभी आपकी लाइफ में सपोर्ट मिला है दोस्तों की तरफ से, वो संजू के पास कमली है, समय के पास बलराज है, इजाज के पास नवाब है, तो और क्या चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच इजाज भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ कि अपनी स्टोरी अपने मुंह से बताना ही बहुत बड़ी बात होती है। सही बात। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप पे बीती हुई होती है उन लोगों को आगे थैंक्स बोलना, क्योंकि बोल नहीं पाते हम लोग। सही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में। आखिर में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते नहीं, बस जिन्होंने मेरा बुरे टाइम में साथ दिया है ना, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और मरते दम तक खड़ा रहूँगा, चाहे जो भी चाहिए मैं खड़ा रहूँगा भाई। हैं। सो भाई की आंखों में रियलिटी है पूरी। भाई मतलब बहुत लकी हैं कि इनके साथ में बहुत सारे दोस्त खड़े हुए हैं, और आज भी जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है तो भाई के दोस्त आए हैं इनको लेकर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच इजाज भाई, सुल्तान भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हम टाइटल में रखेंगे सुल्तान, विनर हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनने के लिए। इस पॉडकास्ट को काफ़ी सारे लोगों तक शेयर करेगा, और मुझे पता है नवाब भाई तो शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट को काफ़ी सारे लोगों तक। तो थैंक यू सो मच।